Good evening, Nilesh sir. Please unmute yourself. Nilesh sir. Yeah. Hi. Yes, yes. Good evening, everybody. Just we start just 1 minute. Yes. Okay. Good evening, Nilesh sir. Good evening. This is the I can't hear you. Yeah. Not sound. Yes. hello. Yes, Nilesh sir. Hello. Hello, Nilesh Yes. sir. Yes, I can hear you now. No. Okay. Sir, this is the positive side of COVID. That today we can talk to you, and you have enough time for us. Yes. That's the beauty of or benefit of Corona, sir. I'm very much optimistic. Right. Without travel, now we are able to catch up. Yes, sir. That's the thing, sir. Sir, good evening, everybody. Now we are starting. Many people are coming. So coming. But we have start now. Already we have lost 5 minutes. So first I short brief about Nilesh sir. Everybody knows, but it just for information who are till date not know about Nilesh sir. So Nilesh sir actually in 1983 to 1987 Sydney College from college BCom Business Commerce General से पास किया है. After 1998 to 1992 the Institute of Chartered Accountants of India चार्टर्ड गोल्ड मेडलिस्ट मिला है. उसके बाद 1997 टू 2004 7 इयर्स CIO फ्रैंकलिन टेम्परेचर में काम किया है. उसके बाद चीफ इन्वेस्टमेंट CIO ICICI Prudential 2004 to 2011 7 years. Managing Director and CEO Axis Capital March 2011 to January 2015 3 years. And MD Kotak Mahindra since 2005 so till now. And also he is MP chairman, and Nilesh sir is now a member of PM's Economic Advisory Council, and so lot of feather in his head. So we are proud in our IFA fraternity, and as an Indian he is our most hero in our industry. So sir, please start your session. We are waiting, eagerly waiting for your valuable session. Thank you, sir. Please start your session. And one appeal is when you are calling other association for the discussion, please consider us also. Thank you, sir. Please start. Thank you, Gautam, and good evening to everyone. Clearly, ये अपने लाइफ का सबसे कठिन समय है. एक मेडिकल क्राइसिस आया, उस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई, उस वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया. इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी आज मेडिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस को एक साथ झेल रही है. सो सबसे पहला सवाल जो लोग कहते हैं कि अगर इकोनॉमी की हालत खराब है तो फिर मार्केट 10,300 निफ्टी पे क्यों खड़ा है? वेल, इकोनॉमी की हालत डेफिनेटली खराब है, एंड मार्केट 10,300 निफ्टी पे इसलिए खड़ा है बिकॉज कुछ स्टॉक अच्छा कर रहे हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पिछले 3 महीनों में 1,15,000 करोड़ रुपए रेज किया, तो उसका मार्केट कैप 11 लाख करोड़ पे पहुंचा. और जैसे वो मार्केट कैप ऊपर पहुंचा तो इंडेक्स को वो ऊपर खींच के लेके गया.
आज की तारीख में 7,600 निफ्टी से 10,300 निफ्टी सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से तकरीबन 60% आई है. So clearly there is few stocks which are driving the market up. दूसरा सवाल जो उठता है कि यह क्राइसिस कब खत्म होगा, इसकी एंड कहाँ पे होगी. वेल, इस वक्त कहना मुश्किल है ये क्राइसिस कहाँ पे खत्म होगा, बिकॉज अभी तो क्राइसिस चल रहा है. सबसे पहले मेडिकल सॉल्यूशन उभर के सामने आना चाहिए. आइधर एक ऐसा दवाई निकले जिससे लोग ठीक हो जाएं, या वैक्सीन निकले जिससे लोगों को कोरोना वायरस नहीं हो. इस वक्त दवाई में कुछ चीजें आ रही है सामने, जैसे रेमडेसिविर हुआ, फेविपिराविर हुआ, डेक्सामेथासोन हुआ, बट ऐसी कोई दवाई नहीं आई है कि जैसे क्रॉसिन लिया और बुखार निकल गया, सेरिडोन या एनासिन लिया और सरदर्द निकल गया. वैसा कोई दवाई नहीं आया है. जब तक दवाई नहीं आएगी तब तक ये क्राइसिस खत्म नहीं होगा. देन एक और सवाल उठता है कि क्राइसिस खत्म नहीं हो रहा है और दवाई कब आएगी वो पता नहीं है, तो क्या हम इन्वेस्टमेंट चालू रखें इक्विटी में, या 10,300 निफ्टी पे बेच दे, फिर मार्केट जब नीचे आएगा तब वापस ले लेंगे. वेल, इस वक्त मार्केट कहाँ पे जाएगा ये कहना मुश्किल है. द रीजन वाई ये कहना मुश्किल है मार्केट कहाँ पे जाएगा, बिकॉज मार्केट इस वक्त न्यूज फ्लो के ऊपर चलेगा. कहीं मेडिकल ब्रेक थ्रू के न्यूज आ गए तो मार्केट ऊपर, कहीं फिस्कल मॉनेटरी स्टिमुलस के न्यूज आए तो मार्केट ऊपर, कहीं पे इकोनॉमिक रिकवरी सामने नजर आते देखे तो मार्केट ऊपर. बट अगर ये सारे न्यूज नहीं आए तो मार्केट नीचे. तो ये मार्केट एक लोलक की तरह, पेंडुलम की तरह चलती रहेगी, अच्छे न्यूज पे ऊपर, बुरे न्यूज पे नीचे. तो इस वक्त 10,300 पे पूरा माल बेच के बैठना गलत होगा कि चलो जब नीचे आएगा तब ले लेंगे. शायद मार्केट नीचे आए ही मत. हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखिए. हिस्टोरिकल एवरेज 75 कैप टू जीडीपी रेशियो चल रहा है. मार्च 20 में वो 51% के आसपास था. जैसे जैसे ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो की एवरेज बढ़ती, अपने एवरेज से आगे बढ़ता जाए, वैसे वैसे आप इक्विटी में ज्यादा निवेश कर सकते हैं. जैसे जैसे एवरेज कम हो जाए वैसे वैसे आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. बट स्टे इन्वेस्टेड इन इक्विटी. पूरा प्रॉफिट बुक मत कर दीजिए, बिकॉज कैसा न्यूज फ्लो आएगा ये कहना इस वक्त मुश्किल है. एक और सवाल उठता है कि नीलेश भाई, एसआईपी रिटर्न्स तो 5 साल के नेगेटिव है या मार्जिनली पॉजिटिव है, बट बैंक एफडी के नीचे है, तो हम एसआईपी चालू रखें या बंद कर दें? क्लाइंट लोग भी बहुत कह रहे हैं कि एसआईपी में रिटर्न नहीं बना, हम रिडीम कर दें. वेल, एसआईपी के रिटर्न 5 साल के मार्जिनली पॉजिटिव है या मार्जिनली नेगेटिव है, वो तो नंबर्स में दिखता है. बट इस वक्त अगर आप एसआईपी बंद करेंगे तो डेफिनेटली जब लेने का समय है उस वक्त आप ले नहीं पाएंगे. इस वक्त पूरा मार्केट सस्ते दाम पे मिल रहा है. इसी वक्त अगर नहीं लिया और मार्केट ऊपर आया तो आपका रिटर्न कैसे बनेगा? हमारे एक फंड की बात करता हूँ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी करके मिड कैप फंड है. जनवरी महीने में जब मार्केट 12,000 निफ्टी के आसपास थी तो उसकी 12 महीने की एसआईपी के रिटर्न 27% था और 10 साल एसआईपी रिटर्न 17% था. मार्च में मार्केट जोर से गिरी 8,000 निफ्टी के आसपास, तो 12 महीने की एसआईपी रिटर्न +27 -41% हो गई और 10 साल का एसआईपी रिटर्न -10% से +17% से 9% रह गया. दोनों में भारी भरकम गिरावट हुई. 12 महीने का रिटर्न 27 से -41,
10 साल का रिटर्न 17 से आधा होके 9। यही चीज जब अप्रैल में मार्केट थोड़ा चला तो 12 महीने का एसआईपी रिटर्न -41 से -21 हो गया और 10 साल का एसआईपी रिटर्न 9% से 11% हो गया। यह बताता है कि जब तेजी की मार्केट में आप एसआईपी रिटर्न कैलकुलेट करें तो रिटर्न अच्छा दिखता है, डबल डिजिट दिखता है। मंदी की मार्केट में कैलकुलेट करें तो नेगेटिव दिखता है, बहुत नेगेटिव दिखता है। बट अगर आप मंदी की मार्केट में शेयर्स खरीदते रहे, एसआईपी चालू रखे, तो तेजी की मार्केट में उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिटर्न बनेगा। तो आपकी और आपके क्लाइंट की एसआईपी बंद नहीं हो उसके लिए कोशिश करिए। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो बंद करना पड़ता है, बट उसकी जगह पे भी 6 महीने के लिए पॉज कर सकते हैं। एंड इस समय में जो माल मिलेगा, जो यूनिट्स मिलेंगे, उसके ऊपर तेजी की मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न बनेगा। एक और सवाल उठता है कि नीलेश भाई, इकोनॉमी की हालत कैसी है, क्या यहाँ पे पैसा बन सकता है? मेरे हिसाब से यह मार्केट में भी पैसा बन सकता है अगर आप सही तरह की कंपनी चूज करें। इकोनॉमी में जो होटल है, टूरिज्म है, ट्रैवल है, एविएशन है, मल्टीप्लेक्सेस है, रिटेलिंग है, यह सारी कंपनीज की हालत खराब है। बट फर्टिलाइजर कंपनी, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, पावर कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, फार्मा कंपनी, इनकी हालत अभी भी ठीक ठाक है। उनके धंधे पे उतनी खराब असर नहीं हुई है। इस समय अगर आप ऐसे स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सके जिसमें डेट का बर्डन कम है, जिसमें मैनेजमेंट अच्छा है और जिसका बिजनेस नॉर्मल पे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी वो पैसा बना के दे देंगे। सो ऐसा नहीं है कि सारी इकोनॉमी की हालत खराब है, कुछ सेक्टर्स की हालत डेफिनेटली खराब है, बट कुछ सेक्टर्स अच्छा भी कर रहे हैं। एक और सवाल उठता है कि इस वक्त इन्वेस्टर्स काफी हद तक डरा हुआ है। डेट में भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की वजह से उनके मन में काफी संशय पैदा हो गया है। इक्विटी में एसआईपी का नेगेटिव रिटर्न देख के उनके मन में डर पैदा हुआ है। तो इनको कैसे मैनेज किया जाए? मेरे हिसाब से यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज इन्वेस्टर सोशल मीडिया पे जाके पढ़ता है, व्हाट्सएप पे पढ़ता है और नॉइज और न्यूज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 फंड का वाइंडिंग अप अनाउंस किया तो लोगों ने कहा कि अब क्रेडिट रिस्क फंड में प्रॉब्लम है, म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम है, लोग रिडीम कर लेने चाहिए, पैसा निकाल दीजिए। कुछ दिनों के लिए पैनिक रिएक्शन चालू रहा। लोगों ने जरूरत नहीं होने पर भी क्रेडिट रिस्क फंड से, डेट फंड से, इक्विटी से पैसा निकाला। आज वही लोग उस पैसे का क्या करें वो सोच रहे हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, मई के महीने में क्रेडिट रिस्क फंड ने 2 से 3% रिटर्न ज्यादा दिया। मई के महीने में इक्विटी मार्केट ने भी छलांग मार दी। यह व्हाट्सएप वॉरियर और सोशल मीडिया गुरु लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब वो आके कोई सॉरी नहीं बोलता कि मेरे कहने पे तूने क्रेडिट रिस्क फंड से रिडीम किया, तेरा 2-3% का नुकसान सिर्फ 1 महीने में हो गया। यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की, एडवाइजर की बहुत वैल्यू है। आप अपने इन्वेस्टर्स को दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाइए। जो टेम्पल्टन में हुआ वो उनके लिए सीमित था, बाकी लोगों ने तो अपना धंधा नॉर्मल तरीके से चालू रखा। 2008 में क्राइसिस के समय एक म्यूचुअल फंड ने लिक्विड फंड का रिडम्पशन बंद किया था, बट बाकी सारे म्यूचुअल फंड ने अपना धंधा नॉर्मल तरीके से चालू रखा था। 2020 में टेम्पल्टन ने 6 स्कीम में धंधा बंद किया, बाकी स्कीम में तो टेम्पल्टन भी नॉर्मल धंधा चला रहा है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी सारे म्यूचुअल फंड अपना धंधा बंद कर देंगे। इनफैक्ट अनएक्सपेक्टेड रिडम्पशन आने के बावजूद उन्होंने सारे रिडम्पशंस पे किए और अपना धंधा चालू रखा। इनफैक्ट लोगों ने अगर पोर्टफोलियो देखे होते
बहुत सारे क्रेडिट रिस्क फंड के, तो वहां से उनको रिडीम करने की कोई जरूरत नहीं थी। बट पोर्टफोलियो देखे बगैर व्हाट्सएप मीडिया को या सोशल मीडिया के गुरुज को सुना तो उनका नुकसान हो गया। वहां पे आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की वैल्यू है। अगर आप उन्हें डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई कोटक के क्रेडिट रिस्क फंड में क्रेडिट क्वालिटी ये है compared to Templeton and hence you should remain invested over here and don't redeem, then you will do great value add to your client and client आपको याद रखेगा कि हाँ उसकी सलाह सुन के मेरे को फायदा हुआ, इसलिए मुझे उनके साथ धंधा करना चाहिए। और इस वक्त ये सोशल मीडिया में जो नॉइस हो रहा है, व्हाट्सएप पे ऊपर जो धमाल चल रही है, उसकी वजह से आप लोगों का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एसआईपी में भी ऐसा ही है, लोग नेगेटिव रिटर्न दिखा के रिडम्पशन की बात कर रहे हैं, लोग नेगेटिव रिटर्न दिखा के लोगों को डरा रहे हैं। वहीं पे अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के रिटर्न दिखाए तो अपने आप इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस बनेगा कि मंदी की मार्केट में एसआईपी के रिटर्न नेगेटिव जाते हैं, वहीं तेजी की मार्केट में डबल डिजिट बन जाते हैं। एक और चीज जो आती है कि हम इन्वेस्टर्स को कहाँ पे निवेश कराए। इस वक्त मेरे हिसाब से इक्विटी में ओवरवेट रहना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। हिस्टोरिकल एवरेज 75% है, आज 69% मार्केट कैप टू जीडीपी पे ट्रेड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ओवरवेट इक्विटी में रखिए। कल को अगर वापस हम 7600 निफ्टी तक पहुंचे और मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 51% बन जाए तो जोर से ओवरवेट कर दीजिए। जैसे जैसे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से दूर होता है, आप अपना इक्विटी का ओवरवेट बढ़ाइए, और जैसे जैसे वो कम होता है आप अपने इक्विटी का ओवरवेट कम करिए। दूसरा, गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना क्लाइंट को रेकमेंड कर सकते हैं। पिछले 3 महीनों से हम गोल्ड के बारे में पॉजिटिव कॉल दे रहे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने हो गए अब कॉल देते हुए। उस समय काल में गोल्ड प्राइसेस $1450 से तकरीबन $1785 तक पहुंची है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास। हमें लगता है यहाँ से गोल्ड प्राइसेस में और भी ऊपर की मूवमेंट हो सकती है, और इसलिए गोल्ड ईटीएफ में भी आप लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं निवेश करने के लिए। फिक्स्ड इनकम स्पेस में आप अलग अलग प्रकार के फंड्स चूज कर सकते हैं। पीएसयू बॉन्ड फंड हर कंजर्वेटिव क्लाइंट को पसंद आएगा बिकॉज आपका रिस्क बैंक्स और पीएसयू के ऊपर है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी लोग देख सकते हैं, वहां पे भी क्रेडिट क्वालिटी AAA की तरफ है। और अगर कोई एग्रेसिव क्लाइंट है तो वो क्रेडिट रिस्क फंड भी देख सकता है बिकॉज वहां पे भी इस वक्त क्रेडिट स्प्रेड काफी अच्छे हैं और कूपन इनकम ऑलमोस्ट डबल डिजिट में है। इस तरह से आप क्लाइंट को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देके डेट, इक्विटी और गोल्ड के बीच में आप उनके लिए इस मार्केट में रिटर्न बना सकते हैं। एज अ आईएफए आपकी बहुत सारी जरूरत होगी, आपको बिजनेस चलाने में तकलीफें आ सकती है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने में भी तब्दीली हो सकती है। वी आर हियर टू हेल्प यू एट एमफी। हमने सर्टिफिकेशन ऑलरेडी लंबा कर दिया है। ऑनलाइन एग्जाम हो, सर्टिफिकेशन रोल ओवर के लिए या नए ARN नंबर के लिए, उसकी तैयारी भी चल रही है। डिजिटल साइट के ऊपर जितना हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं एंड based on your feedback we will be happy to go to SEBI or to mutual fund industry and modify rules regulations so that your business is not impacted in this COVID-19 era. Ultimately I believe this is a great opportunity. ब्याज की दरें बहुत कम हो रही है। बैंक एफडी में आज मुश्किल से 5-5.5-6% रिटर्न बनता है। कंपनीज फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी लोगों को संशय होगा, बेरिंग फ्यू नेम्स। इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी लोगों को काफी डर दे रही है। इस समय उन्हें एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर की जरूरत है, और जितना ज्यादा आप लोगों को नॉलेज दे पाएंगे उतना वो आपसे धंधा करने के लिए
आपसे बिजनेस करने के लिए रेडी रहेगा। यह टाइप के कॉन्फ्रेंस कॉल इसी वजह से हम कर रहे हैं कि आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन दे सके, निराकरण दे सके, और आप वही चीज क्लाइंट को कन्वे करके आपका बिजनेस बढ़ा पाए। I'll stop at this so that I can answer maximum of your questions. Happy to take your questions. गौतम दा, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? Thank you, sir. Thank you, sir. First, I ask Mr. Rajesh Sarogi from Guwahati. Rajesh Sarogi, please ask on behalf of IFA Fraternity. Rajesh Sarogi. Good evening, sir. Good evening, Rajesh Bhai. Hello. Hello. Yeah, Rajesh Bhai, go ahead. I can hear you. Hello. Yeah, Rajesh Bhai, I can hear you. Hello. Yeah, you can hear me. Yeah. Yes. Sir, my question is regarding the bank and which were written down. What about the 81 bonds of the other AMCs, which are in the other mutual funds? So 81 bonds में अलग-अलग तरीके के 81 bonds है. एक बेसल 2 है, एक बेसल 3 है. जो यस बैंक का 81 bonds था वो बेसल 3 था, और उसमें आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि उसको राइट ऑफ करना चाहिए, और उसमें जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया है. ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से केस का हियरिंग नहीं हो रहा है, बट कोर्ट में ये केस चल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने राइट ऑफ नहीं किया और 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया. मेरे हिसाब से कोर्ट का डिसीजन जो आएगा वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, बट उसकी वजह से 81 बॉन्ड्स मार्केट में ब्याज की दरें बढ़ गई. एसबीआई का 81 बॉन्ड्स जो 7.5% था आज 9% के आसपास पहुंच गया. पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनके 81 बॉन्ड्स भी 2-2.5% रिटर्न में बढ़ गए. कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के 81 बॉन्ड्स थे वो भी 2.5-3% बढ़ गए. ऑब्वियसली जो 81 बॉन्ड्स में यील्ड में बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से काफी फंड के मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आया है. आरबीआई ऑब्वियसली इस चीजों को देख रहा है और वह एक कम्युनिकेशन मार्केट को इनडायरेक्टली दे रहा है कि 81 बॉन्ड्स में जो अच्छे बैंक्स है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है. इससे पहले भी पीएसयू बैंक में जब ब्याज नहीं दे पा रहे थे तो आरबीआई ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करवाया गवर्नमेंट से, या रूल्स रेगुलेशंस रिलैक्स करके इंटरेस्ट पेमेंट करवाया. मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक्स के 81 बॉन्ड्स में या टियर 2 बॉन्ड्स में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एज लॉन्ग एज यू आर देयर विद टॉप क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, it should be fine. But definitely 81 bonds have risk, and one will have to evaluate those portfolios keeping in mind the Yes Bank experience. एमफी की तरफ से हम लोग सर्कुलर इश्यू करने वाले हैं ताकि हर पोर्टफोलियो में जो भी टियर 1, टियर 2 बॉन्ड्स है बेसल 2 और बेसल 3 के, वो अलग से डिफरेंशिएट करके डिस्क्लोज किए जाए. Thank you. Siva from Hyderabad. Siva Kunduru. Siva, hello. Sir, good evening. Good evening, Shiva. Yes, sir. Yes. Hello, sir. Hello. Sir, is there any impact on this stamp duty payment, sir, in debt markets? So stamp duty has been made effective 1st July. Tomorrow onwards. And it will have impact on the debt fund returns. The impact will be much, much lower when you compare it over a longer period of time. जो लोग churn करते थे, for them the returns will be impacted, but those people who are not churning should not face any problem.
I'm just trying to open the impact of stamp duty rate. Yes. Now, on a one-day basis, the impact is roughly about 1.83%. My God. But on a 30-day basis, impact is 0.06%. Yeah. So if you are investing on a longer term basis, stamp duty is very, very marginal. Yes, of After course. 1 month, it is only 6 basis points. But if you are trying to churn on a weekly basis, then the impact will be significant. 7-day impact will be roughly about 0.27%, 0.27 basis point. So if you are a long-term investor, stamp duty wouldn't matter. But for short-term investor, stamp duty will have impact. Sir, it will impact on liquid funds and overnight also, no, sir? Yes, overnight fund returns will get impacted. But again, if people remain invested in overnight for a longer period of time, say 5 days, 7 days, then the impact will be 26 basis point or 20 basis point. My guess is that people will shift from overnight fund to liquid fund and stay invested for more than 7 days. Moment you stay invested for more than 7 days, you are only losing 26 basis point by way of stamp duty. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Okay. Mr. R.S. Joshi from Patiala. Mr. R.S. Joshi, whatever you write in this chat box, please. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, Yes, Mr. Joshi, you are audible. Sir, my question is your view on the banking sector, and particularly should we invest clients' money in banking sector or not, or banking funds or not? Thank you. And Mr. Joshi, you're talking about debt side banking sector or equity side? Equity side, sir. Equity side. So, Mr. Joshi, see what is happening in banking sector is that there are few banks who are able to raise capital and deposit. Now, money is very, very critical in financial business. It should keep on circulating. Now, for example, Kotak Bank raised equity capital and placed a block for promoter shares. HDFC Bank is talking about raising capital. HDFC is talking about raising capital. I'm sure banks like SBI will be able to raise capital. But there are many other institutions which will not be able to raise capital. For example, many of the smaller size PSU banks, many of the NBFCs, people will not give their equity capital. So these companies will not be able to grow. Moment they are not able to grow, their shares will not deliver return. So we have to invest in banking and financial services only on those banks and NBFCs which are able to raise equity capital, where depositors are comfortable putting deposits and where bankers are comfortable giving loan. Otherwise, आपको पैसा ही नहीं मिलेगा तो आप धंधा क्या करेंगे? Second thing is on the asset side. Now, जो microfinance NBFCs है, they will find it difficult to recover money. They are lending to bottom of the pyramid and their livelihood is impacted. How will they pay the loans? Similarly, unsecured loan. I mean, if I have lost a job and there is an unsecured loan, how will you recover money from me? Third will be commercial vehicle loan. I mean, आज trucks चल नहीं रही है. If you go and ask that commercial vehicle owner कि भैया ये EMI pay करिए, the guy will not be able to pay EMI. He will simply hand over the truck. Then you take the truck and manage it. So CV Financial, unsecured loan lender, and microfinance, this NBFCs will be in serious trouble. On the other hand, if you are running a gold finance business, you don't have to worry. Gold prices have gone up. People will move heaven and earth to pay money to you and recover their gold ornament. Your loan value is substantially lower than the value of collateral. The same will be applicable in housing finance, same will be applicable in automobile financing. So if you are NBFC involved in gold financing, housing finance and automobile financing, you will be relatively in a better position. So try to invest in those banks, those NBFCs as a sector where preference is given towards banks raising capital, banks getting deposits, NBFCs which are more into secured lending vis-a-vis unsecured lending. In that combination, you will be able to invest in banking and banking equity fund or banking sector fund and make money.
try to be with private sector banks, try to be with top quality leaders in NBFC space. That portfolio will deliver return. Thank you, sir. From Gopal Datta from Bakura, he is asking you, due to FT case, Franklin Templeton case, mutual fund investor lost their faith because they fear further other AMC following Franklin Templeton. Asking from Bakura, Gopal Datta. I mean, why should investor lose faith in mutual fund? I'll give you returns over last 3 years across my debt fund, where you have to invest with 3-year horizon. Ultra short-term bond fund has delivered 7.72% return. Low duration fund has delivered 8.38% return. Short-term bond fund has delivered 8.56% return. Bond fund has delivered 8.37% return. Dynamic bond fund has delivered 9.54% return. Corporate bond fund has delivered 8.51% return. Banking and PSU fund has delivered 8.85% return. All these funds over 3 years have delivered return which is 2 to 3% higher than what SBI FD was. And this is despite giving daily liquidity. Now, if investors are losing faith because we have delivered return, then what can we do? You as a mutual fund distributor should not lose faith, and you should be able to talk with these numbers to them, saying that, boss, kya baat kar rahe ho? Look at these numbers. How can you be disappointed with this? Now, next question comes credit risk fund. वहाँ पे ILFS, Diwan Housing, Yes Bank 81 जैसे पेपर्स में लोगों को डिफॉल्ट हुआ है. Then other fund houses have lost money on many things like Boda Idea, या Altico, या Syntax, या so on and so forth. Despite those hits, my credit risk fund on a 3-year basis has still delivered 7.14% return. It is little less compared to non-credit risk fund, but 7.14% return is not bad. It is still 2% above SBI Bank FD in last 3 years. More importantly, ILFS, Diwan में and Yes Bank में recovery कुछ हुई नहीं है. ये cases आज भी चल रहे हैं. जो रिकवर होगा ILFS में से, दीवान में से या यस बैंक में से, ऑटोमेटिकली ये रिटर्न में एडिशन होगी. 60% रिटर्न शायद 8% बन जाए. Now on a 3-year basis, these returns are not bad. People are looking at 3-month performance. अरे ये 3 महीने में आप नेगेटिव थे, but you are coming for investment in 3 years. अगर 3 महीने का पैसा लगाना तो लिक्विड में या शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में लगाते, क्रेडिट रिस्क में क्यों लगाए? So we have to be confident about what we are selling. Even in Franklin Templeton, उनका पोर्टफोलियो तो लोगों के सामने पहले भी था और आज भी है. So everyone knew what risk they were taking and they invested into it. Now, unfortunately, they have taken much higher risk than what they could afford. And in this environment, they were not able to liquidate their paper. But ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा डूब गया है. They have good quality portfolio. They have not so good quality portfolio. They will be able to liquidate and pay back money to the investors. सर ये लिक्विडिटी का इशू आया था. मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर हैव द प्रॉब्लम दैट दे पुट द मनी इन द ओपन एंडेड फंड. तो उसमें वो पैसा कभी भी निकाल सकते थे. वो जब लॉक लग गया उन फंड के ऊपर और क्लोज एंडेड फंड. सी अभी आप देखिए, हमने 6 FMP लॉन्च की थी अप्रैल 2016 में. वो FMP अप्रैल 19 में मैच्योर होने को आई. हमें लोगों के 100 रुपए लिए थे, 130 रुपए देने थे. हमने 120 रुपए दिए बिकॉज 10 रुपए SL ग्रुप के पेपर में फंसे थे. अब मेरे पास 2 चॉइस थी. मैं SL ग्रुप का पेपर बाजार में बेच दूं और 10 रुपए के सामने 2 रुपया लोगों को दूं, या मैं SL ग्रुप के साथ काम करूं और अपना 10 रुपया रिकवर करूं. हमने दूसरा ऑप्शन लिया बिकॉज लोगों को नुकसान देने का कोई मतलब नहीं था. नाउ आधे लोग ने तो सीधा बोला कि नीलेश भाई आप जो भी करेंगे हमें पूरा विश्वास है, हमारी अच्छाई के लिए होगा, हमारे भले के लिए होगा. यू हैव योर टाइम, आपको जो करना है करिए. आधे लोग थे वो थोड़े नाराज थे. सिंपली यही बोला कि अरे मेरा पैसा नहीं आया, मुझे तो आपने बोला था 100 के सामने 130 मिलेंगे, आप 120 ही दे रहे हो. उनको हमने समझाया कि अगर आप चाहते हैं तो मैं 10 रुपए की चीज 2 रुपए में बेच देता हूँ.
₹8 का नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। और अगर आप चाहे तो मैं ये रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ₹10 वापस आएगा। जितना मैक्सिमम हो सकता है उसकी कोशिश करेंगे। अब आप बोलिए क्या करना है। सबने जब देखा कि ₹8 का लॉस होने वाला है तो बोला नहीं नहीं, आप काम करिए और निकाल के पैसा लेके आइए। उस समय सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, मीडिया में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये फंड मैनेजर्स यूनिट होल्डर्स के लिए काम नहीं कर रहे, ये सब तो बिक गए हैं, दलाल हो गए हैं प्रमोटर्स के लिए। उनका तो कोई पैसा नहीं जा रहा था, उनका तो बोलने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली थी। हमने 6 महीने एसएल ग्रुप के साथ काम किया और सारा का सारा पैसा रिकवर करके ब्याज समेत लोगों को चुका दिया। आज मेरे जितने 6 एफएमपी के इन्वेस्टर्स हैं वो खुश है। उन्होंने बोला कि नीलेश भाई सॉरी, हमने आपको बुरा भला कहा, आपको टोका, बट आपने जो किया वही अच्छा डिसीजन था, वी आर सॉरी। आधे लोग तो पहले से ही हमारे ऊपर विश्वास रख के बैठे थे, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। बाकी आधे लोग ने चमत्कार देखने के बाद अग्री कर लिया कि नहीं नीलेश भाई आपने जो किया अच्छा किया। अब वो जो सोशल मीडिया में जितने गुरु लोग थे, मीडिया वाले जो बोल रहे थे बेचो 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 और 80% नुकसान करा देते, वो सब कहाँ गए? वो कोई आके सॉरी थोड़ी बोलेगा इन्वेस्टर के, यार मैंने तेरे को चढ़ा दिया चने के झाड़ पे, तेरे को 80% नुकसान हो गया। वो लोग तो किसी और चीज पे चले गए। सो जो एक डिसीजन लिया गया है वो कंपनी की तरफ से लिया गया है। उनका पोर्टफोलियो आपको पहले ही मालूम था कि ये डेली बेसिस पे बिक नहीं पाएगा। यह पोर्टफोलियो में अगर बेनिफिट चाहिए तो आपको 3 साल के लिए निवेश करना पड़ेगा। अगर आपका 3 साल का निवेश का अवधि है तो आपको उस पोर्टफोलियो में से लिक्विडेशन होकर पैसा मिल जाएगा। तो यह डिसीजन टेम्पलटन का है और वह अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। लोग रैंकिंग देख के, रिटर्न देख के निवेश करेंगे तो इस तरह फंसेंगे, बट लोग आपकी सलाह के हिसाब से चलेंगे, आपकी एडवाइस के हिसाब से चलेंगे तो अपने आप वो यह ट्रैप से निकल पाएंगे। आपको परफॉर्मेंस बेचना है, आपको पोर्टफोलियो या फ्यूचर रिटर्न बेचना है। परफॉर्मेंस बेचना है तो लोग वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन में जाके या मनी कंट्रोल में जाके देख के खुद कर लेंगे। आपकी और मेरी जरूरत क्या रहेगी? बट आप उन्हें पोर्टफोलियो का ज्ञान देंगे, आप उसे फ्यूचर पोटेंशियल रिटर्न बताएंगे, तभी आपकी वैल्यू एड बनेगी, तभी लोग आपसे डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, तभी लोग आपसे धंधा करेंगे। तो फ्रैंकलिन टेम्पलटन की वजह से डेट फंड के इन्वेस्टर्स का किसी का भी भरोसा कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने रिटर्न दिए हैं, डेली रिडम्पशन दिया है। और इस माहौल में जहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बजी थी, वहां पे भी म्यूचुअल फंड ने अपना धंधा नॉर्मली चालू रखा है। थैंक यू सर। राजा भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता। राजा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं तो आपका पुराना पंखा हूँ, ठीक है। तो सर आज 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सर कि आपका व्यू 3 महीना, 6 महीना और 1 साल के ऊपर। एक सेकंड क्वेश्चन है सर, स्टैम्प ड्यूटी जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें क्या जो हम लोग डेट म्यूचुअल फंड में जो चर्निंग का बात अभी अभी बोलते हो सर, जो ओवरनेट फंड है और मेरा 86% जो क्लाइंट बेस है वो सैलरीड है और आईटी सेगमेंट में है, तो उनका अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में उभरने के लिए मैंने पिछले 2 साल से उनको लिक्विड फंड और ओवरनेट फंड देते आया हूँ, तो ठीक ठाक है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो 15 दिन के बाद पैसा तोड़ता है, वो उनका जरूरत है, तो इसमें तो चाइनिंग का बात आता नहीं। तो उनको उसके ऊपर जो डेट फंड है वो उसमें क्या इफेक्ट हो सकता है? सो राजा भाई, अभी आपके सारे कस्टमर सिर्फ 15 दिन के लिए तो निवेश नहीं करते। ऐसा तो है नहीं कि हर 15 दिन में लोग रिडीम करेंगे, वापस नया डालेंगे, वापस रिडीम करेंगे। एक क्लाइंट का 100 रुपए के पोर्टफोलियो में शायद 2 या 3 रुपया उसको शॉर्ट टर्म में रिडीम करने की जरूरत है। उसके ऊपर 25 बेसिस पॉइंट लगते हैं 7 दिन के लिए, और 15 दिन के शायद 13-14 बेसिस पॉइंट रह जाएंगे। अब 14 बेसिस पॉइंट कम हुआ आगे हुआ क्या फर्क पड़ता है? यह कानून है, हमें फॉलो करना है, हमारे पास चॉइस नहीं है। अपने तो लोगों को यही समझा सकते हैं कि भैया तू तेरे इन्वेस्टमेंट की अवधि को 30 दिन के ऊपर कर दे, ताकि तेरी स्टैम्प ड्यूटी इम्पैक्ट कॉस्ट 6 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोग कम से कम 3 साल 5 साल का व्यू लेके आते हैं, उसमें तो स्टैम्प ड्यूटी दिखेगी नहीं।
जो डेट फंड्स है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म छोड़ के उससे आगे वाले ले ले, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, उसमें लोग कम से कम 6 महीने से लेके 3 साल से ज्यादा की अवधि लेके आते हैं, उन्हें उनके लिए भी स्टैम्प ड्यूटी की कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओवरनाइट फंड है, लिक्विड फंड है या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है, इनमें स्टैम्प ड्यूटी की इम्पैक्ट आएगी, बट मूवमेंट आप 30 दिन से ज्यादा का होराइजन बना लो, इम्पैक्ट 6 बेसिस पॉइंट बन जाएगी। तो स्टैम्प ड्यूटी रियलिटी है, उससे अपने को रिमूव तो नहीं कर सकते, बट लोगों की अवधि बढ़ा के हम उसकी इम्पैक्ट लोगों के पोर्टफोलियो पे कम कर सकते हैं। ओके सर, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सर अभी 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना कैसे चलेगा किसको पता। कल को उठ के अगर वैक्सीन आ गई तो 3, 6, 9, 12 महीना सब अच्छे दिखते हैं, अगर वैक्सीन 12 महीने तक नहीं आई तो सारा खराब दिखता है। सर आप तो हम लोग तो पिरामिड के बॉटम में है, आप तो पिरामिड के पीक में हो, तो आपको क्या लगता है? राजा भाई कोई पिरामिड के टॉप के ऊपर नहीं है, सब एक साथ ही है। सी जो लोग बोलते हैं टीवी पे आके कि इंडेक्स इधर जाएगा उधर जाएगा, अगर उसको मालूम है तो वो टीवी पे थोड़ी आता, सर आप घर तो पे बैठ के आराम करके ट्रेड करता। नोया का नोया हो सर। किसी को नहीं मालूम, सब कुछ न्यूज फ्लो के ऊपर होगा, एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट एक लोलक की तरह चलेगी, और इसीलिए गुरु मंत्र दिया कि आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो रोज डिटरमाइन करिए। जैसे जैसे गैप बढ़ती जाए वैसे वैसे आपका वेटेज इक्विटी में बढ़ाते जाना, जैसे जैसे वेट कम हो जाए वैसे वैसे वेट कम करते जाना। Effectively, it will force you to buy at lower level and sell at higher level. Buy low, sell high. That's the only way to make money in equity. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Gurmeet Singh Ahuja, please tell your question. Gurmeet Singh Ahuja. Good evening, Nilesh bhai. Good evening, Mr. Ahuja. Nilesh bhai, this recent spat with this China, do you think that this where we are globally interconnected, and these disturbance will affect our trade with the China or the world, because we are importing most of the material from the China itself also? So again, see, what is market discounting right now? Right now, market is discounting that 2 nuclear-armed nations have never gone to war. So if at all, this will be localized conflict. Second, there is ambiguity about what is the border between China and India. हमें लगता है अक्साई चीन इज आर्स, चाइना को लगता है वो उसका है। हमें लगता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, चाइना को लगता है वो उसका है। Now, because of this ambiguities, difference of opinion, there is friction going on between India and China regularly. But there is an understanding that no one will use firearm. And even in this Galwan crisis, no one used firearm. So it shows that the senior military and politician wants India-China to stabilize, not go into higher conflict. Locally छोटा मोटा चलता रहेगा, but बड़ा war नहीं होगा. That is what is discounted by the market. If it is proven correct, market will continue to rise. If it is not proven correct and it gets escalated and Navy and Air Force also comes into play, then obviously there will be trouble. Our feeling is that India and China both are matured countries. For almost decades, they haven't exchanged a bullet on the border. There will be local skirmishes, but it will not escalate into a full-blown war. The second is the impact on the economy. Now, we import about $80 billion goods from China and export $20 billion goods to them. हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कमोडिटी है, आयरन ओर, कॉटन, यार्न। अब चाइना नहीं खरीदेगा तो हम किसी और को दे देंगे, बिकॉज चाइना को उस चीजों को खरीदने के लिए किसी और से खरीदना पड़ेगा। There are few things which we import from China that is necessary, like we import $20 billion of bulk trucks and APIs. उसके बगैर हमारी दवाई नहीं बनेगी, so that will continue to import. But today we are importing Amba Mata Murti, Durga Mata Murti, Ganesh Bhagwan Murti.
we are importing electric lights, we are importing soft toys, we are importing many such things which can be made in India. अब people are boycotting Chinese goods. अगर वो मुहिम बन जाए, if that becomes a movement, then automatically such things will be not imported. They will be made in India. Automatically, you will create growth in India. We will be able to reduce trade deficit with China from $60 billion to maybe $30 billion, $35 billion. We are not cutting off relationship with China. We are just trying to bring it on a level playing field. It can't be that you export $80 billion to me and only import $20 billion and take away my $60 billion every year. I can't continue to run that environment for long. So what is happening on China border, what is happening with Chinese companies is appropriate. We are trying to bring balance. Anything which is in excess is bad, and $60 billion trade deficit with China was very, very bad. We need to bring it down. Thank you, Nilesh bhai. Thank you. Thank you. 2-3 questions I am taking. Mr. Vishwajit Das from Kolkata. Vishwajit Das. Vishwajit Das. Next, Ram Shah from Guwahati, Assam. Ram Shah. Yes, sir. Good evening, sir. Nilesh sir. Good evening. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अपना कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, ये 25,000 करोड़ से ऊपर का फंड हो गया है मल्टी कैप कैटेगरी, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट वन, सबसे ऊपर का है. अब ये पोर्टफोलियो हमने देखा जो होल्डिंग्स है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, होल्डिंग में ऊपर नहीं है, तो ये कई रिटर्न्स तो अभी तक आ रहे हैं, बट नहीं लगता है कि वहाँ मल्टी कैप में छोटा साइज का फंड हो, ले 7,000 करोड़ का, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है कंपेयर टू 25,000 करोड़ का फंड. सो शॉर्ट टर्म में आपने जो बोला वो सही हो सकता है कि 7-8 हजार करोड़ वाला फंड ट्रेड ज्यादा कर सकता है और 25,000 करोड़ वाला फंड ट्रेड नहीं कर सकता. बट लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करके कितने का पैसा बना है? द स्ट्राइक रेट इन ट्रेडिंग इज 50-50. 50% पैसा बनाएंगे, 50% खोएंगे. तो ट्रेडिंग करके ही वैल्यू एड तो नहीं बनता, नहीं तो सारे ट्रेडर आज करोड़पति होते हैं, सबके सब डिफॉल्टर नहीं बनते, लॉस नहीं करते. let me give you an example of how we manage standard multi cap. पिछले तकरीबन 7 साल से हर्षा उसको चला रहा है और वो श्री सीमेंट लेके बैठा है. अब श्री सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जिसने आईपीओ किया तो 500 मिलियन टन की स्टील सीमेंट कैपेसिटी बनाई थी. आज वो तकरीबन 35 मिलियन टन के पास पहुंचे हैं और 50 मिलियन टन पहुंच जाएंगे. ये सारे समय में उन्होंने इक्विटी मार्केट से पैसा उठाया ही नहीं, सिर्फ एक बार उठाया अभी रिसेंटली. तो बगैर गांव से पैसा लिए बगैर उन्होंने अपनी कैपेसिटी 500,000 टन से 50 मिलियन टन की एक जर्नी बना ली है और अभी रिसेंटली एक बार पैसा उठाया. तो ये सीमेंट कंपनी कैपिटल एलोकेशन में बहुत ही इफिशिएंट है. नाउ हम उस कंपनी को लेके बैठे हैं. इट इज अ कंपनी व्हिच हैज डिलीवर्ड बेटर रिटर्न देन एचडीएफसी बैंक. नाउ सीमेंट में साइकिल कभी अच्छी आती है, कभी बुरी आती है. जो छोटा फंड है वो श्री सीमेंट बेच सकता है, हम नहीं बेच पाएंगे. बट over a period of time, by not selling Shree Cement, I have made more money than people who have tried to sell Shree Cement. जिस दिन हमें लगेगा कि Shree Cement में ग्रोथ बंद हो गई, उसकी कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी खत्म हो गई, तब हम भी बेच देंगे. हम बेचने निकलेंगे तो थोड़ी प्राइस इंपैक्ट भी आएगी. But over the years, the money which I have made on Shree Cement will compensate that. So if you want to invest for 3 months, 6 months return, go for funds which are trading. To compound your wealth over 3 years, 5 years, 10 years, then stay invested with standard multi cap. थैंक यू सर. सर एक और क्वेश्चन था इसमें, अपना ये स्टैम्प ड्यूटी लगाने का लॉजिक क्या, मीन्स जैसे अभी लगने की वजह से फिर कस्टमर्स को कंफ्यूजन आएगा कि 5 रुपए 10 रुपए किधर गया, फिर अगेन वी हैव टू गिव ऑल द एक्सप्लेनेशन टू इन्वेस्टर्स. तो इससे कितना पैसा बन जाएगा जो ये फिर हैरेसमेंट फिर हमें दिया जा रहा है? इसे आप हैरेसमेंट नहीं कह सकते, बिकॉज सरकार को रेवेन्यू की जरूरत है.
पहले आपके टेलीफोन बिल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, अब लगने लगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे पहले नहीं लगता था, अब लगने लगा। तो ये वही ट्रेडिशन है कि स्टैम्प ड्यूटी आ गई, इतने सालों तक नहीं आई, उसका फायदा मनाए या अब लगे उसका गम मनाए। मेरे हिसाब से फायदा वाला चीज था, कितने सालों तो नहीं लगाई। तीसरी चीज है, जितनी कंफ्यूजन होती है कस्टमर के माइंड में उतना अच्छा है आपके लिए। अगर सारी चीजें कस्टमर को समझ आने लगे तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों रखेगा? वो डायरेक्ट प्लान में आएगा। उसको जितनी दुविधा होगी आपके पास आएगा, आप उसको एक्सप्लेन करके समझा पाएंगे तो उसको कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ यार ये बंदा नॉलेजेबल है, मेरी नॉलेज से ये ज्यादा है, तो उसको फॉलो करने में सेंस बनता है। तो ये सब चीजें तो आपको गॉड सेंट गिफ्ट समझनी चाहिए कि जितना कस्टमर दुविधा में पड़ेगा आपको फायदा है। आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि बस इस तरह से ये सिचुएशन बन रही है, इस तरह से तेरे को ये चीजों को समझनी चाहिए, इस तरह से तेरा पोर्टफोलियो बनना चाहिए, इस तरह से तेरे को फंड चूज करने चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं है, 7 मिनट्स है, तो हम 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं, ज्यादा मैक्सिमम। मिस्टर विश्वजीत दास फ्रॉम कोलकाता। विश्वजीत दास, हेलो हेलो। Gautam, I have a question. Yes. Rajesh Koradia. Oh, yes. Please ask. So Nilesh, sir, I have a question that as you said, okay, the stamp duty and this is not significant, but this all these things are adding up, and it is increasing the cost of the units, and that is going to be detrimental in the especially debt funds, liquid funds, and low duration funds, where the returns are also small and it will be impacted the most. What is your opinion on that? So undoubtedly returns के ऊपर तो impact होगा ही, and in this environment when returns are lower and lower, this will be an additional cost. But abhi, can we go and tell government that please don't levy stamp duty? They said, but we levy stamp duty on every transaction. Why should mutual fund be exempt? So नजरिया है देखने का. I am happy that for last 20 years there was no levy of stamp duty on mutual funds. At least now I am brought at par with company share certificates, debentures, and so on and so forth. So I can't dispute government's right to tax. I am happy that they are doing it after 20 years rather than 20 years before. No, but the question is that the cost, because see, why people used to prefer MF over other financial product, because it was transparent and it was very cost efficient. And if that biggest advantage of cost efficiency goes away, then it will become a big problem for us to convince people. That is what I'm trying to say. नहीं, ऐसा नहीं है. आज करंट अकाउंट बैलेंस इंडिया में तकरीबन 15 लाख करोड़ के ऊपर होगा, जिसमें 0% ब्याज मिलता है. 15 लाख करोड़ रुपए लोग 0% पे लगा के आराम से बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको. सेविंग्स अकाउंट में एवरेज रेट आज 3.5% है. 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वहां पे लगा है. म्यूचुअल फंड में हमने 8% से ज्यादा रिटर्न दिया और कुल मिला के 10 लाख करोड़ खड़ा किया है. 25 लाख करोड़ रुपए 3% पे पड़ा है. सो कब तक हम सिर्फ रिटर्न बेच के लोगों को लेके आएंगे? रिटर्न्स हम दे रहे हैं, उसके ऊपर डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, उसके ऊपर डेली रिडम्पशन देते हैं, उसके ऊपर लिक्विडिटी देते हैं, ट्रांसपेरेंसी देते हैं, सर्विस देते हैं. सो मेरे हिसाब से सिर्फ रिटर्न के ऊपर म्यूचुअल फंड बेचना ठीक नहीं होगा. हमें अलग अलग तबके के लोगों को टारगेट करना जरूरी है. जो लोग आज भी कितने सारे लोग चिट फंड में पैसा निवेश करते होंगे. यह जो पूरा कोविड-19 इरा है, तो लोग बाहर खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी सेविंग्स बढ़ रही है. उनको ही टारगेट करके मैं म्यूचुअल फंड में लेके आ सकता हूँ. इस वक्त SIP पॉज हो रही है, SIP कैंसिलेशन हो रही है, but at the same time new SIPs are coming from all those individuals between 25 years to 35 years who are not able to spend money because they are not allowed to go out. Technology savvy centers like Chennai, Hyderabad, Pune, Bangalore, in all those places almost 6 to 7 lakh new SIPs have come. So it is not that people are
moving away because returns will go down by 6 basis point on a 30-day. On a 3-year basis तो मतलब 1 basis point का भी फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को. So my question was regarding the lower end, like say overnight funds or liquid funds. That is the problem. That is where the biggest hit will be there. अरे ओवरनाइट फंड को आप करंट अकाउंट वाले को बेचेंगे, उसको तो 0% के सामने 2.25 मिले या 2 मिले, दोनों एक ही है, अच्छा ही है. तो हमें टारगेटिंग करनी पड़ेगी. नीलेश सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. हाँ जी सर, मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है, मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ. हाँ जी. मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोविड के बाद बहुत सारी चीजें म्यूचुअल फंड के इक्विटी के फेवर में आई और बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिले. तो जो भी कुछ हम लोगों ने किया या हमारे फंड मैनेजर्स ने किया, तो कोटक का कौन सा इक्विटी फंड जो करंट के अंदर जिसने सबसे ज्यादा नए फंड ऐड किए हैं, मैं तो ये चाहता हूँ आप उस फंड का नाम बताएं जिसमें हमारे रिटर्न बनने की संभावना ज्यादा है 3 to 5 ईयर हॉरिजन. मुकेश भाई, आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए, आपको रिस्क प्रोफाइल देखनी पड़ेगी. सो अगर कंजर्वेटिव बंदा है तो कोटक ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकता है, वो लार्ज कैप फंड है. उससे ऊपर थोड़ा रिस्क ले सकता है तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो लार्ज एंड मिड कैप है. एक एवरेज इन्वेस्टर तो उसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप दे सकते हैं जो मल्टी कैप फंड है. एट द सेम टाइम कोई ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है तो उसे हम कोटक फोकस फंड या कोटक मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी या कोटक स्मॉल कैप फंड दे सकते हैं. अब आप कंजर्वेटिव आदमी को कोटक स्मॉल कैप दे दो और 3 महीने में वो फंड 15% गिर गया तो वो तो भाग जाएगा, वापस ही नहीं आएगा. ऑन दी अदर एंड आप किसी एग्रेसिव इन्वेस्टर को कोटक ब्लू चिप दे दो, वो 3 महीने में 5% रिटर्न देता है, जबकि कोटक स्मॉल कैप 3 महीने में 15% रिटर्न देता है, तो वो तो भाग जाएगा वापस कि मेरे को गलत फंड दे दिया. सो अपने को अपने क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको फंड देना पड़ेगा. डोंट गो विथ वन फंड फॉर एवरीवन. देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. ईच फंड विल बी सूटेबल टू अ क्लाइंट एंड आपको अलग जायके वाला प्रोडक्ट बना के देना है. सबको आप एक ही डिश दे दे कि ये तीखा, सब ले लो तीखा, तो जो स्वीट टूथ वाला उसको तीखी डिश नहीं पसंद आएगी, आपका रेस्टोरेंट नहीं चलेगा. आपके पास ये 6 फंड है, 7 फंड है, कोटक ब्लू चिप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, कोटक फोकस्ड फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कोटक स्मॉल कैप. इसमें से आप एक कॉम्बिनेशन बनाइए तो स्वीट टूथ वाले को भी मिलेगा, तीखा खाने वाले को भी मिलेगा, जिसको बीच वाला खाना है उसको भी मिलेगा, जिसको डाइट खाना है उसको भी मिलेगा. यह जो आप मिश्रण बनाते, दैट इज योर वैल्यू एड एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. Thank you. Last question for Aarti Navatkar Rathi. Please, Aarti ji. Thank you, Gautam ji. Yes. Hello, Nilesh sir. Hi. Nilesh sir, actually, I am a very follower for you, and I really admire your way of talking and communicating to us. But my question arises with the advisory market as of today. We are always trying to protect ourselves by talking returns to the client, and simultaneously, like we have promoted value fund to our clients because we thought it would be a good time 3 years back to invest with the value fund. I'm audible, sir? Yeah, you are audible. I can hear sir, you. I'm audible? Yes, I can hear you. So 3 years back, we sold a value fund to our clients, and unfortunately the strategy didn't work very well. And now the clients are being very impatient. But we know this strategy will definitely work. Hello? So I'm not able to analyze how should I communicate to my clients what we have suggested them is good, but right now the conditions are not that favorable to go ahead. And add on this, Franklin Templeton is on icing on the cake. So how to recover this kind of faith from our... So one, Aarti, you would not have given
to a client only value portfolio, you would have done a fair balance between growth portfolio, growth at reasonable price portfolio, and value portfolio. We gave the entire, sorry to come in between, we gave the entire asset allocation back, out of which this portfolio, this asset allocation didn't work. But over here, this is a pinching point for me. वो सब अच्छा किया हुआ दिख नहीं रहा है, पर ये किया हुआ कहीं तो कहीं वो पिंच किया जा रहा है. नहीं, which is fine. See, client का काम है query raise करना, अपना काम है उसको जवाब देना. So the way to push value fund right now is that 100 रुपए की चीज थी, आपने 70 रुपए में ली, अब आज वो 50 रुपया बन गई है. तो should you be buying more or should you be selling? For example, in most value fund, one big stock will be National Thermal Power Corporation, NTPC. Now you show the profit of NTPC over last 5 years and market cap. Profit ऊपर गया है, market cap नीचे आया है. We have to show this kind of data to clients, saying that does this make sense to you to sell now, or does this make sense for you to hold on to now? Value investing requires longer time. हमारा एक PMS स्पेशल सिचुएशन वैल्यू करके उसके ऊपर काफी पिटाई हुई है, because value index is down 50%. My funds are down 25%. Obviously people feel bad, but अब value index के सामने मैंने तो 25% गिर के कम ही गिरा हूँ. तो value investing में you'll have to provide this data. NTPC ये profit है, ये market cap है, profit ऐसे गया, market cap ऐसे आया. Now should you be selling NTPC, buying NTPC? तो इस तरह टॉप 3-4 स्टॉक के आप नंबर्स दे देंगे तो क्लाइंट की कन्विक्शन बन जाएगी कि he should continue investing in value philosophy. But ensure that value is not dominating part of the portfolio. In today's environment, growth at reasonable price will probably outperform value because value में unlocking करना जरूरी है. अपने यहाँ पे unlocking नहीं होती. आज NTPC की market cap बहुत कम है अपनी fair value के सामने, but उसका प्लांट बेच के मैं पैसा रेज करके बाईबैक नहीं कर सकता. फॉरेन में ये सब होता है, इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग वहां पे सक्सेसफुल रहती है. नीलेश सर, दो बंदा बहुत से हैंड रेज करके, आपका टाइम है दो क्वेश्चन लेने का. तो ये ओतुल जी है और अंकुर कुलकर्णी है, ये दोनों का शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन थोड़ा 2 मिनट में खत्म करना चाहिए. तो ओतुल जी पहले बताइए, उसके बाद अंकुर कुलकर्णी दोनों जो है हैंड रेज किया, प्लीज क्वेश्चन आस्क. ओतुल जी एंड अंकुर कुलकर्णी. हेलो हेलो. हाँ जी. Yeah, good evening, Nilesh sir. Good evening. Yeah, just my question was related to arbitrage fund. Yep. So means going forward, I want to know the view regarding arbitrage fund. As June series, we have seen that arbitrage has given negative return. So what's your call on going forward? Means when you say June series has given negative return, which period you are counting? Means from May to June series. See, आर्बिट्राज फंड में रिटर्न कैसे बनता है? पहला है, आप पॉजिटिव आर्बिट्राज करो, 100 रुपए में कैश लिया, 101 में फ्यूचर बेचा, एंड एक्सपायरी के टाइम पे आप रिवर्स कर दो, कैश बेच दो और फ्यूचर वापस ले लो, तो आपको 1 रुपया बनता है. दिस इज कॉल्ड आर्बिट्राज. दूसरा है कि आपको पॉजिटिव आर्बिट्राज प्लस रिवर्स आर्बिट्राज मिले. आपने 100 रुपए में लिया कैश, 101 में फ्यूचर बेचा, फिर फ्यूचर नेगेटिव हो गया 99 में, तो वो रिवर्स आर्बिट्राज हो गया, बिकॉज 100 में कैश बेच के आप 99 में कवर करें तो 1 की जगह पे 2 रुपया बनता है. और तीसरा सिनेरियो कि आप 100 में बेचे कैश खरीदे और 99 में फ्यूचर बेचना पड़े, बिकॉज वो नेगेटिव 1% चलता है. सो ये 3 किस्सों में पॉजिटिव आर्बिट्राज में 1 रुपया बना, पॉजिटिव प्लस रिवर्स आर्बिट्राज में 2 रुपया बना, और रिवर्स आर्बिट्राज में -1% बना. जब भी एक्सपायरी के दिन पे पॉजिटिव आर्बिट्राज लगता है तो आपका रिटर्न पॉजिटिव रहेगा. अगर वो नेगेटिव आर्बिट्राज लगता है तो ही नेगेटिव रिटर्न निकलेगा. मैं अपने फंड को मैंने ट्रैक नहीं किया है, बट आई विल रिक्वेस्ट सचिन टू सर्कुलेट दैट डेटा
I don't think so. Over last 1 month, our arbitrage fund is negative return. The returns will go up and down depending upon positive arbitrage plus positive and reverse arbitrage. In the month of April, our arbitrage fund delivered almost double-digit return because we were able to do positive and reverse arbitrage. So in arbitrage fund, try to invest with 6-month horizon. 1-2 महीना थोड़ा रिटर्न कम होगा ऊपर नीचे, बट जब ये पॉजिटिव एंड रिवर्स आर्बिट्रेज दोनों मिल जाएगा तब आपका रिटर्न डेफिनेटली अच्छा बन जाएगा. Okay, okay, sir. Thank you. Ankur Kulkarni, please, quickly. Good evening, Nilesh sir. Good Sir, evening. it's like a lot of MNCs are getting out of China because a lot of countries are having the feeling of anti-China thing. So my question is like, as you are always vocal about this to get the businesses in India. So do you see any substantial work has been done or anything is working on so that India because a lot of things are going to mainly, as you have mentioned, to Indonesia is one of the competitor for us. So do you see the work is happening on that front, and is there any benefit for India substantially? Thank you. So, see, there are two business models in India. And since you are all from Bengal, I'm making this. See, एक था टाटा मोटर्स जो सिंगूर में अपनी नानो गाड़ी बनाना चाहती थी. Now, they didn't get an opportunity for years and finally they had to move out. Now, they went to Sanand on one SMS, Suswagatam, welcome. When they went there, they were able to, get land quickly, environment approval came quickly, infrastructure got developed quickly. In 18 months, they were able to roll out their nano car. Now, if all of India follows Sanand model, we can bring every single company out of China to India. But for that, we have to replace red tape with red carpet. Now, if all of us are going to follow, let's say, Singur model, where businessmen will find it difficult to set up their businesses, then it will be very difficult. So overall, what you have to see is how we are able to provide red carpet to these businesses to come and settle in India. If you can do that job well, I'm sure people will come because now there is tremendous goodwill for India. China gave Wuhan virus to the world. We have given hydroxychloroquine tablet and vaccines to the world. People will respect India. They will come here. They will prefer us over China. But for that, we have to welcome them like we welcome Tata Motors in Sanand and not like how we welcome Tata Motors in Singur. Now, if we can develop this Sanand model, businesses will come to India. If not, then they will not come to India. In 1980, we missed this opportunity and hence companies went to China. In 2020, we have to overcome that. Today, state governments, central governments are working very hard. In Telangana, they have come out with a guidance that when you ask a query to our government and you don't reply, you don't hear a reply or a revert within 30 days, that means your query has been approved. It has been accepted. So this kind of solution, this kind of approach will bring companies from China to India. So anything, any positive thing happening? I mean, have you? I mean, because a lot of things are happening. Lot of things are happening. अभी जैसे एक वेस्टास करके विंड टर्बाइन मेकर है, वो जब इंडिया आया तो उसने बोला कि देखो चाइना में हमने 18 महीने में फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी. In India, they could establish in 15 months, 3 months ahead of China. Now, this good news our media will not carry to you. वो तो हम लोग दबा के रख देंगे कि कहीं इंडिया के बारे में अच्छा लिख देंगे तो लोग यहाँ पे आ जाएंगे. ये सारी चीजें हम लोग जैसे लोग कुरेद के निकाल के लोगों को बताएंगे. So there are lots of things happening. There are many states: Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Delhi, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh. They are all doing excellent job in attracting foreign direct investment. And I'm sure they will succeed in bringing these companies out of China to India. Thank you. Thank you so much.
Please stop. Already 6:42. So yes, and whatever your question, please write in the chat box, and I copy it and send to Mr. Nilesh sir. He answer through Sachin sir. You can get it. So I tell just sir, one thing is now we are doing a Zoom app. This is to via US. Everybody are avoiding Zoom. What about you say? I am. This is we are avoid it or accept it. See, it's an American app, and there are some Indian alternatives which are emerging. We can choose whatever is appropriate. In my iPad now, I have about 10 video applications loaded. Zoom is there, WebEx is there, Vimeo is there, BlueJeans is there, Microsoft Teams is there. So I will do whatever people want. No, yeah, everybody are the जो situation अभी हो गया ना पूरा इंडिया में ये Zoom ऐप चाइनीज है पूरा डेटा हैक हो जाएगा तो ये तो हम परचेस कर लिया ये तो पूरा यूएस बेस है ये तो चाइना बेस नहीं है yeah it is not a Chinese company it's a US company yes तो ये आप लोग तो ये Zoom इतना आसान से होता है जो दूसरा ऐप में नहीं होता है इसका कोई और ये सबका पता है ये बहुत आसान से ये एंड्रॉइड मोबाइल में जितना हो सकता है वो दूसरा कोई ऐप नहीं हमारा गूगल टीम नहीं माइक्रो हम सबको तो ट्राई किया है इतना आसान नहीं है गूगल मीट इससे बेहतर ऐप है गूगल मीट और say namaste is also there sir say namaste yes so I think so ठीक है तो Tamal sir is our joint secretary please vote of thanks to Nilesh sir this is our privilege and remarkable session today and I think in this critical situation we have said very good session and very good answer every questions so please Mr. Tamal Kantishin our joint secretary please vote of thanks to Nilesh sir Tamal da good evening sir can you hear me yes I can hello yes I can hear you very good evening. Actually, we are very much impressed and enriched by your nice deliberation. Many doubts of clouds has been cleared from the sky. And we look forward for your valuable advice in future. We IFA, ICA, just trying to develop IFA community through our Level West. And we hope if you just enlighten us from time to time, will be great value will be added for this. Definitely. So we hope we will get you in future and really it's a good session for us and all of our who have listened this have already enriched hopefully. Thank you sir, thank you, best of luck. Okay, thank you. Take care, stay safe, stay healthy, stay invested. Yes, Nilesh sir, I have one request from our more than 1,000 members and followers in eastern part of India. They are always follow with us. So please, whenever you meeting with another IFA organizations, please give us a chance to hear. Definitely. That's why we can today is many things clear. So many doubts today is clear. So we are happy. So please definitely. Oh, thank you so much. We cannot give bouquet and everything. All are digital. So take it and definitely is this time will overcome everybody. And now we can optional we can use Zoom also. Yes. Thank you sir. Okay. Everybody and to Sachin sir सबका धन्यवाद सबका नमस्कार है. Thank you sir. Namaskar. Thank you. Namaskar. Thank you everyone.